देखो ये कोई एक रे है ओ ए, इसको हम लोग इनिशियल रे भी कह सकते हैं, ठीक है। इस रे को जब हम मूव कराते हैं, ठीक है, चाहे हम उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कराएं या हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएं, रोटेट कराएं, तो यहां पर एक एंगल क्रिएट हो जाता है। मान लो इसी वाली रे को मैं ऐसे घुमाकर यहां लेकर आ गया, तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक एंगल एंगल क्रिएट हो जाएगा। अब डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ठीक है। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो यहां से मैंने कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और इसका नाम ये रख देते हैं यहाँ कुछ सी ऐसे। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर मैं इस रे को इतना ना घुमाकर थोड़ा कम घुमाता तो एंगल कम बनता या ज्यादा बनता? कम। थोड़ा और कम घुमाता और कम घुमाता तो अगर मैं इसको कम घुमाता जाऊं तो एक टाइम बाद आकर एंगल कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। अगर मान लो मैंने इतना घुमाया होता तो एंगल इतना बड़ा बनता, तब परपेंडिकुलर इतना ही बड़ा होता। जब मैंने इसको इतना घुमाया था तब एंगल इतना बड़ा था, परपेंडिकुलर इतना बड़ा था। जब आप इसको कम करोगे तो एंगल तो कम होगा ही, लेकिन साथ में और कौन कम होता जा रहा है? परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसको कम करते 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 बिल्कुल 0 कर दूंगा एंगल, उस टाइम परपेंडिकुलर भी क्या हो चुका होगा? 0। ये समझ आ गया? ठीक। अच्छा, तो मान लो हमने इस वाली रे को घुमाकर इस पर लेकर आ चुके हैं और थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू हमने कितनी कर दी है? जब 0 डिग्री बन गया तब हाइपोटेनस क्या हो चुका है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या हो चुका है? परपेंडिकुलर 0 हो चुका है। ये बात समझ आती है? लेकिन मैं ये कह रहा हूं साथ में एक चीज और भी हो चुकी है। जो हाइपोटेनस था वो अब किसके ऊपर आ चुका है? बेस के। तो हाइपोटेनस और बेस दोनों आपस में कैसे हो चुके हैं? इक्वल। क्योंकि यही तो घूम के ऊपर गया था। अगर आप पूरा इसको वापस लेकर आ जाओगे तो ये वाली रे जस्ट इसके ऊपर आ चुकी होगी, तब एंगल 0 हो चुका होगा, परपेंडिकुलर 0 हो चुका होगा, और जो हाइपोटेनस था और जो बेस था वो आपस में इक्वल हो चुके होंगे। तो बेस और हाइपोटेनस इक्वल हो गए होंगे। ये समझ आ गया? ठीक। अब बच्चों आप बड़े आसानी से सारे एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? साइन थीटा क्या होता है? p/h। लेकिन अगर बात की जाए साइन 0 की, साइन 0 की, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0, तो उस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा? और हाइपोटेनस तो ऐसे ही, ठीक है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कराएं तो आंसर क्या आता है? यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती होगी? 0। ठीक है, समझ आ गई बात? बता सकते हो कॉस कितना होता होगा? तो आंसर है कॉस थीटा होता है बेस अपॉन, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुई उस केस में बेस और हाइपोटेनस आपस में इक्वल होते हैं। तो कहीं पर बेस लिखा हो उसे हाइपोटेनस लिखा जा सकता है? हाइपोटेनस हाइपोटेनस है ही, एस से एस कैंसिल, आंसर कितना? ये समझ आ गया? इसी तरह से मान लो कोई बच्चा जानना चाहता है कि tan 0 कितना होता होगा, तो हम जानते हैं कि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर tan में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो हम जानते हैं कि थीटा जब 0 होता है तब परपेंडिकुलर कितना होता है? 0। और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कराओ, 0। आसान है ये तो। ये बात क्लियर है आपको? ठीक।
अच्छा, एक बार फिर से, कोई बच्चा जानना चाहता है कि कॉट कितना होता होगा, कॉट थीटा बी अपॉन, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखी जाए तो बेस तो ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, बट परपेंडिकुलर उस केस में क्या होगा? अब किसी भी नंबर के नीचे 0, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो चीज डिफाइन ही नहीं होती, तो वो नॉट डिफाइन होती है। ये बात आ गई आपको समझ में? क्लियर है? इसी तरह से अगर कोई बच्चा ये जानना चाहे कि सेक थीटा क्या होता होगा, सेक थीटा यानी कि सेक 0 कितना होता होगा, तो सेक होता है h अपॉन बी, तो सेक 0 कितना, h और b उस केस में आपस में कैसे होते हैं, तो h को b लिख सकता हूं, तो आंसर कितना। इसी तरह से कुसेक थीटा की बातें करें तो कुसेक थीटा होता है h अपॉन पी। अब आप समझ गए होंगे आंसर क्या आएगा, h ऐसे ही ठीक है, परपेंडिकुलर कितना, और डिनोमिनेटर में 0 आया तो नॉट डिफाइन। सो दीज आर द वैल्यूज फॉर 0 डिग्री और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो मैंने सिर्फ यहां पर सीधी डायरेक्ट टेबल नहीं बना दी है कि ये होता है, ये होता है, मैंने आपको ये बता दिया है कि क्यों होता है। ठीक है, अब मैं जब टेबल बनाऊंगा तो आपको सब पता होगा पहले से। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि साइन 0 डिग्री कितना होता है तो आप आंसर क्या दोगे, 0। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि साइन 0 डिग्री 0 क्यों होता है तो फिर आप ये आंसर करोगे जो यहां पर हमने कॉन्सेप्ट सीखा। तो आप बनाकर दिखाओगे उसे एक ट्राइंगल और उसमें उसको समझाओगे कि अगर हम इस एंगल को कम करते 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 0 कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर कम होते होते 0 हो जाएगा। और उस केस में हाइपोटेनस और बेस आपस में इक्वल हो चुके होंगे। अब आप किसी को कुछ भी एंगल जानना चाहो 0 के केस में तो हमारे पास सबका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये तो हुई बात 0 डिग्री की। ओके, अब इसके बाद मैं बात करता हूं 90 डिग्री की। ठीक है, देख लेना, शायद ये दोनों सिलेबस में नहीं है, दोनों एंगल जो मैंने अभी तक बताया, 0 और ए। मान लो ये कोई एक रे है, सिलेबस में आई थिंक शायद इस साल भी 30 को, लास्ट ईयर भी 30, 45 और 60 तीन ही थे, और शायद इस साल भी जहां तक मुझे पता है वो 30, 45 और 60 डिग्री है। 0 90 डिग्री है या नहीं वो मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मुझे कल हालांकि मैंने कहीं पर देखा था कि ये नहीं है, लेकिन एक बार मैं फिर से देखकर तब आपको फाइनल बताऊंगा। लेकिन एक बात समझ लो, आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ हो या ना हो, अगर छोटी छोटी चीजें काट भी दी हो, 0 डिग्री नहीं आ रहा है इस साल, जैसे लास्ट ईयर नहीं आया था, उससे पहले कोरोना के टाइम पर भी एक भी साल में कभी 0 और 90 डिग्री नहीं आया, लेकिन अगर आप इनको नहीं सीखोगे तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे ट्रिग्नोमेट्री में, समझ लो। 30 डिग्री 60 डिग्री आप सीख भी जाओगे, लेकिन 0 और 90 की जरूरत तो पड़ेगी, इनके बिना तो काम होना ही नहीं है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। 0 डिग्री आपने आसानी समझ लिया, 5-10 मिनट में लगा आराम से, है ना, इतना ही टाइम इसमें लगेगा 90 में। मान लो ये कोई एक रे है, ओके, इस रे को अगर हम रोटेट करें तो हम जानते हैं कि एक एंगल बन जाता है, यहां पर एक एंगल क्रिएट हो जाता है। अगर मैं इस रे को थोड़ा और ज्यादा घुमाता तो क्या होता, तो आंसर एंगल और बड़ा बनता। यस, तो आंसर है परपेंडिकुलर और बड़ा हो जाता, जैसे अभी इतना बड़ा है, इस केस में अगर खींचोगे तो इतना बड़ा आएगा, देखो ये बड़ा है। तो लेकिन एक चीज है, जैसे जैसे रोटेट करते जाओगे वैसे वैसे बेस छोटा होता जा रहा है। देखो आप, पहले बेस इतना बड़ा था, यहां से यहां तक तो था बेस, और अब बेस इतना सा रह गया है। और अगर मैं मान लो और घुमाऊं इसको, थोड़ा सा और घुमाऊं तो इधर कहीं लेकर आ जाऊं, है ना, तो अब बेस इतना सा रह गया, लेकिन परपेंडिकुलर और बड़ा हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि जब थीटा 90 डिग्री होता है तब 90 डिग्री जैसे ही हो जाएगा तब उस केस में बेस क्या हो चुका होगा, और कौन कौन सी दो चीजें इक्वल हो गई होंगी,
परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों आपस में इक्वल हो गए होंगे। ये समझ आया आपको? ठीक। अब 1 बाय 1 सारी वैल्यू बड़े आसानी से निकाली जा सकती है। तो साइन 90 डिग्री क्या होता होगा? मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो आंसर है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या? हाइपोटेनस। बट ये तो आपस में इक्वल है, तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस लिखा जा सकता होगा। तो आंसर कितना? ठीक, ये बात भी क्लियर हो गई सबको? अच्छा, फिर से cos 90 कितना है? cos 90 कितना होता होगा? तो हम जानते हैं b अपॉन एच होता है। b की वैल्यू आपने मुझे बताई 0 होगी इस केस में। तो आंसर कितना? 0। tan 90 कितना होता होगा? p अपॉन बी। p ऐसे ही ठीक है। b कितना? 0। तो आंसर कितना? नॉट डिफाइंड। अब तो आसान हो गई ये चीजें। सिमिलरली कॉट सेक कोसेक सारे निकाले जा सकते हैं। कॉट 90 कितना? b अपॉन पी। b 0, तो आंसर 0। सिमिलरली सेक 90 होता होगा h अपॉन बी। h ऐसे ही ठीक है। b 0, आंसर नॉट डिफाइंड। समझ आ रहा है ना सबको क्या कर रहा हूं मैं? फिर इसके बाद कोसेक 90। सिमिलरली कोसेक 90 कितना होता होगा? h अपॉन h। ये तो इक्वल है आपस में। ठीक है, आसान है। ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं 30 डिग्री पे। 30 60 सब एक में आ जाएंगे। 45 डिग्री पे आते हैं। चलो पहले मान लो मैं आपके सामने ना एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा हूं। ठीक है? क्यों आइसोसेलेस क्यों बना रहे हो? ऐसा मन कर रहा है मेरा बनाने का। मन तो किसी भी चीज का कर सकता है। बना रहा हूं ABC। मैं आइसोसेलेस बच्चों इसलिए ले रहा हूं कि अगर ये दोनों साइड मैंने इक्वल ले ली, तो इन हमने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी है ट्रायंगल चैप्टर में कि अगर साइड्स इक्वल हों तो उनके सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इससे क्या फायदा होगा आपको? इससे ये फायदा होगा कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल 90 डिग्री निकल कर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, क्लियर? और अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हो चुके होंगे? अगर ये 90 डिग्री, ऐसा मान लो, थोड़ी देर के लिए ऐसे लेते हैं, ये मान लो 90 बनाया हमने, ठीक है, और ये दोनों साइड इक्वल ली, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो 45 डिग्री का आ जाएंगे, और यही हमारा टारगेट है निकालना। ठीक है, अब देखो बच्चों, मान लो इस वाली साइड का मैंने कुछ नाम रखा है ए। ठीक है, तो बताओ ये कितनी होगी? ए, क्योंकि सर आपने कहा इक्वल है ये तो, हाँ है ना? ठीक है,
और मैं ये कहता हूं कि अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो आप जानते हो ये वाली साइड कितनी आएगी, निकाल कर देख लो, कोई बात नहीं। AC का स्क्वायर किसके इक्वल रहा होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आया होगा, और ए स्क्वायर और स्क्वायर अंदर कितना चल रहा होगा, ठीक है, ए बाहर आ जाएगा, ए √2 आएगा, या √2a, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो सारी चीजें निकल जाएंगी, कैसे, देखो साइन 45 डिग्री निकाल रहा है मान लो कोई बच्चा, तो हम जानते हो क्या होता है, P/H। परपेंडिकुलर कितना है, ए। हाइपोटेनस कितना है, ए से आंसर कितना, ठीक है। फिर से मान लो cos 45 जानना चाहता हो कोई, तो वो होता है B/H। बेस कितना है, ए। हाइपोटेनस कितना है, √2a। आसान है। फिर इसके बाद tan 45 P/B हुआ करता है। P कितना है, B कितना है, तो आंसर आसान है। सिमिलरली cot 45 B/P हुआ करता है। अब आपको समझ आ गया होगा, A/A आंसर 1, ठीक है। सिमिलरली sec 45 कौन बताएगा, sec 45 क्या हुआ करता है, H कितना है बताओ, B, A से A कैंसिल, और इसी तरह से cosec 45 डिग्री, H/H P A, ठीक है। इस तरह से आप 45 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये मैं क्या करा रहा हूं आपको, मैं सारे एंगल प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि निकालते कैसे हैं वो, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कोई बच्चा जानना चाहता हो कि 30 डिग्री 60 डिग्री की बातें करनी है तो क्या करें, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री 60 डिग्री की बातें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हो सकती हैं। मान लो ये कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, तो ये 60 डिग्री होगा, ये बात पक्की है। और मान लो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बातें करनी है, तो फिर यहां पर जो एंगल आएगा, मतलब 90 डिग्री का है तो एक एंगल चाहिए चाहिए हुआ, मिनिमम है ये, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लिया। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मान लो ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मान लो ये साइड 2a है, तो ये कितनी होगी और ये कितनी होगी। अगर ये 2a है तो मैं कह रहा हूं कि ये a होगी और ये भी a होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। कैसे पता सर आपको, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल रहे होंगे। कैसे, देखो ये 90 है इस वाले में, ये 90 है, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में क्या है, कॉमन। और ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उनकी साइड आपस में कैसी हैं, इक्वल। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या रहे होंगे, कॉन्ग्रेंट। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो बाय CP/CT ये और ये दोनों साइड आपस में इक्वल रही होंगी। तो अगर ये 2a है तो मैं ये कह रहा हूं ये भी a होगा, ये भी a होगा। अब बच्चों अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस ट्राइंगल में, तो ये वाली साइड पता कर सकते हो। तो चलो इसको पता करते हैं। 2a का स्क्वायर इक्वल रहा होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये कितना, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट a स्क्वायर का a, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें तो। ओके, अब मेरे पास √3a ये भी है। अब इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से सुनना,
इस वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो बताइए ये कितना? 30 डिग्री। तो एंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 30 डिग्री आ गया। ठीक, अब कोई भी बच्चा 30 डिग्री 60 डिग्री किसी की भी वैल्यू निकाल सकता है। अब कैसे? मान लो कोई जानना चाहता हो कि साइन 30 डिग्री कितना होता होगा। साइन होता है P/H, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब 30 डिग्री की बातें होंगी तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो 30 डिग्री के लिए यहां पर चाहो तो अपनी कन्वीनियंट के लिए पहले से लिख लो कि परपेंडिकुलर जब भी चाहिए हो तो क्या लिया जाएगा? ए। बेस जब भी चाहिए हो तो क्या लिया जाएगा? और हाइपोटेनस तो सदा बाहर है, वो तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो लिखिए P कितना? A, H, आंसर कितना? ठीक है। cos 30 कोई बच्चा जानना चाहता हो, B/H, बेस कितना? H कितना? तो ये कितना आ जाएगा? ये भी आसान है। इसके बाद tan 30, P/, तो क्या लिखूं? P A, B क्या लिखूं? √3A। कितना आंसर आएगा? ठीक है। सिमिलरली cot 30 की बातें करूं, B/P, वो दिख गया होगा आपको। बेस कितना? √3A, परपेंडिकुलर कितना? A, आंसर कितना? sec 30। sec 30 क्या होता है? H/H, 2A, B √3, तो आंसर 2/√3। इसी तरह से cosec 30, H/P, H कितना? 2A, P कितना? A, तो आंसर 2। ठीक है, ये सारी वैल्यू निकल कर आ गई 30 डिग्री की। समझ आया मैंने कैसे किया ये? सिमिलरली अगर कोई बच्चा 60 डिग्री की वैल्यू जानना चाहता हो, जब थीटा 60 डिग्री हो, तो अगर थीटा 60 डिग्री हो तो उस केस में परपेंडिकुलर कितना लिया जाएगा? √3A, ठीक है। और बेस कितना? और हाइपोटेनस तो है ही 2A, ठीक है। अब आपको पता है क्या करना है। साइन 60 डिग्री मान लो अगर किसी बच्चे को निकालना हो, कैसे निकालता होगा? H, P कितना? /H, 2A, तो आंसर। सिमिलरली सारे एंगल आप निकाल सकते हो। अब आपको समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको सारे एंगल बता चुका जो क्लास 10th लेवल तक पढ़े जाने चाहिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 0 डिग्री देखा, फिर 90 डिग्री देखा, फिर 45 डिग्री देखा, और फिर 30 और 60 एक ही इस ट्रायंगल में हो जाता है। ओके, ये तो बन गया। अब बात करते हैं हमने कौन कौन से एंगल सीखे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए देखा? साइन थीटा और कॉस थीटा, और फिर इसके बाद एंड कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। मान लो एग्जाम में आ गया कोई क्वेश्चन ट्रायंगल का, सॉरी एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का, और आपको कोई वैल्यू याद नहीं आ रही। अब एग्जाम में बैठ के ये वाले डेरिवेशन तो करोगे नहीं ये थोड़ी करोगे। तो इसका मतलब हमें सिर्फ ये क्यों बताया, ये सिर्फ इसलिए बता दिया कि अगर मान लो मेरे के बच्चे से किसी से कोई ये पूछ ले कि अच्छा साइन 31/2 होता, बता क्यों होता है, तो मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए, वो तुरंत बता दे इसलिए होता है ना। या मेरे बच्चा कोई क्लास में जाए, पता साइन 31/2 क्यों होता है, तो सामने वाला नहीं बता पाया, वो मैं बताता हूँ। तो वो तो हो गई वो बातें हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या तैयार होनी चाहिए? टेबल। टेबल बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो टेबल बना सकते हैं बड़े आसानी से।
देखो दो तरीके हैं जो मैं बोलता हूं, या तो टेबल बनाने की एक शॉर्ट ट्रिक है उसको यूज कर लो, या मैं ये कहता हूं कि एटलीस्ट साइन की वैल्यू याद कर लो। अगर कोई बच्चा साइन की वैल्यू याद कर ले तो पूरी टेबल बन जाती है, और अगर कोई बच्चा कहता नहीं हम तो इतने आलसी हमें साइन की वैल्यू भी नहीं याद करनी, तो फिर वही उसका भी फिर है हमारे पास इलाज। तो क्या करना, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। ठीक है, पहली वैल्यू आप याद कर लो, वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, पहली वाली लाइन याद रख लो, फिर इस वाली लाइन को पकड़कर उल्टा कर दो। तो क्या आ जाएगा, 1 फिर इनको डिवाइड करा लो, 0 को 1 से डिवाइड कराओ तो 0, 2 से 2 कट गया तो 1/√3, इससे ये कट गया तो 2 से ये कट गया तो 1/0 कितना। ठीक है, ऐसा। फिर इसको उल्टा करके लिख दो, नॉट डिफाइन और √3 1/√3 एंड। तो ये जो उल्टा सीधा करने वाली प्रोसेस है, तो मैंने जब पहले दिन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी मैंने कहा इसी ऑर्डर में याद करना, इनके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, इनके रेसिप्रोकल करके लिख दो। अभी सेक का करना है ना, कॉस का रेसिप्रोकल करके लिख दो, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इनके रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब मैं ये कह रहा हूं सबके ऊपर 1 लिख लो ऐसे, या उल्टा करके लिख दो ऐसे समझ लो। ठीक है, तो क्या आएगा देखो यहां पर 1/1 करोगे तो क्या आएगा, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इसका √2/1 मत लिखो। ठीक है, क्या आएगा 2/1 2 और 1/0 कितना, और फिर इसको उल्टा करके लिख दो यहां पे, नॉट डिफाइन आएगा, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1 यहां आता होगा। ठीक है, इस तरह से ये टेबल बन के तैयार हो जाएगी। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।